Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, जो पेपर हम कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी और आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस डेज. उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आज हम उसका 4th पार्ट कर रहे हैं. टॉपिक है राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व, पार्ट 4. इसमें आज हम जलवायु डिस्कस करेंगे. रोल ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स इन एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स, पार्ट 4, क्लाइमेट. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जलवायु मानव जीवन को प्रभावित करती है. हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शीत प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश मानव की क्षमताओं में कमी लाने वाले प्रदेश हैं. ऐसे प्रदेशों में मानव ज़्यादा तरक्की या ज़्यादा विकास नहीं कर पाता है. जलवायु मानव जीवन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख प्राकृतिक तत्व है. जलवायु का प्रभाव मानव जीवन पर विविध रूपों में पड़ता है, अर्थात भोजन, वस्त्र, गृह निर्माण, कृषि उत्पादन, कार्यक्षमता एवं विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ राज्य की राजनीतिक अवस्था, विशेषकर शक्ति पर पड़ता है. जो जहां जिस प्रकार के जलवायु प्रदेश में रहता है उसके अनुसार उसको वस्त्र पहनने होते हैं और उसी के अनुसार वहां पर उसको भोजन मिलता है. शीतोष्ण प्रदेश विकास के लिए अनुकूल हैं और इसमें सभी शक्तिशाली राज्य रहे हैं. यदि हम वर्ल्ड मैप को देखें तो हम ये देखेंगे कि शीतोष्ण प्रदेश है, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ. यदि हम इन प्रदेशों को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ज्यादातर जो विकसित राष्ट्र हैं वो सारे 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच में रहे हैं. और ये सभी राज्य शक्तिशाली तो रहे ही हैं, साथ साथ इनका पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव भी रहा है. राज्य की राजनीतिक शक्ति अथवा स्वरूप के विकास में जलवायु के 3 तत्व अर्थात शीत, उष्णता एवं शुष्कता सदैव से बाधक रहे हैं. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है शीत किस प्रकार से राजनीतिक देशों की राजनीतिक अवस्था में बाधक है या सहायक है. चलो हम शीत को डिस्कस कर लेते हैं. पहले अति शीत वाले प्रदेश ध्रुवीय प्रदेश अथवा उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं जहां वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है. अब वर्ष भर हिमाच्छादन है तो वहां पर कृषि तो हो नहीं सकती. इसी प्रकार वहां पर एक आउटडोर लाइफ या बाहर का जीवन मानव नहीं जी सकता, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि उसको ज्यादातर समय अपने घर में ठंड से बचाव के लिए रहना पड़ता है और उसके वस्त्र भी इसी प्रकार भारी भरकम होते हैं जिससे कि वो शीत से अपने आप को बचा सके. अतः इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की फसल का उत्पादन संभव नहीं होता. कहीं कहीं इन क्षेत्रों में यदि खनिज उपलब्ध हो जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी इन खनिजों के मूल्य को देखते हुए इन खनिजों का उत्पादन होता है, जैसे उत्तरी स्वीडन में लोहा या अलास्का में सोना आदि, अथवा समुद्री जीव एवं मछलियां उपलब्ध हो जाती हैं. ये साधन इस प्रकार के नहीं हैं कि आर्थिक व्यवस्था विकसित हो सके. आर्थिक व्यवस्था के लिए सिर्फ कुछ मिनरल्स या कुछ खनिज की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो पूरा प्रारूप होना चाहिए. यह प्रदेश परिवहन के साधनों की दृष्टि से भी अनुपयोगी होते हैं. यहाँ तक कि हवाई परिवहन में भी इससे बाधा पड़ती है, क्योंकि इन प्रदेशों में वायु अत्यधिक घनी होती है. शीत प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्र टैगा कहलाते हैं. यह क्षेत्र कोणधारी वनों के क्षेत्र हैं. स्पष्ट है कि शीत देशों में राजनीतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी राजनीतिक विकास कम होता है. ज्यादातर जो देश शीत प्रदेशों में आते हैं उनका विकास कम ही होता है. दूसरा फैक्टर है उष्णता. राजनीतिक विकास में अत्यधिक उष्णता द्वारा भी बाधा ही उत्पन्न होती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अति उष्णता होती है, तो वो देश आज तक इतने विकसित नहीं हो पाए हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित हैं. इसकी 2 दशाएं सामान्यतः होती हैं. प्रथम, उष्णता के साथ शुष्कता का न होना, अर्थात वर्ष भर सामान्य मौसम होना, एवं द्वितीय, पर्याप्त उष्णता एवं नमी का वर्ष भर न होकर एक शुष्क काल होना. प्रथम श्रेणी में भूमध्य रेखीय प्रदेश है
जहां वर्ष भर उच्च तापमान तथा प्रतिदिन संध्या के समय वर्षा होने से दलदली क्षेत्र, घनी वनस्पति एवं अनेक बीमारियों से मानव क्षमता समाप्त हो जाती है। बीमारियों का कारण वहां के अनेक प्रकार के इंसेक्ट्स या कीड़े भी हैं जो मानव को बीमार कर देते हैं। द्वितीय श्रेणी में जलवायु में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात नम जलवायु के साथ शुष्क काल भी होता है। इस प्रकार के क्षेत्र मानसून प्रदेश, विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। यह न केवल अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र अपितु अनेक फसलें जैसे चावल, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, कपास, जूट आदि का उत्पादन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। विद्यार्थियों, हमको इसमें ये फैक्ट यहाँ पर जानना होगा कि इन जिन देशों की बात हमने बाद में की है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनमें क्योंकि एक काल शुष्क होता है, इसलिए यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उत्पादन हो जाती है। शुष्कता का प्रभाव भी राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल पड़ता है। ज्यादा शुष्कता या जल के अभाव में किसी भी प्रकार की कृषि नहीं हो सकती, मवेशी नहीं रख सकते, मानव को भी जल की आवश्यकता होती है, तो जल के अभाव में मानव बसाव एवं कृषि संभव नहीं होती। अतः राजनीतिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र अवनत रहते हैं। अनेक उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि जल प्राप्त होने पर शुष्क क्षेत्रों में भी शक्तिशाली तथा उन्नत राज्य का विकास हो जाता है, जैसे कि नील नदी की घाटी या सिंधु नदी की घाटी में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां खनिज उपलब्ध हो जाते हैं वहां भी मानव बसाव हो जाता है तथा वे क्षेत्र राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पश्चिमी एशिया के देश हैं, जहां पेट्रोलियम की उपलब्धि ने इन देशों को विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण बना दिया। दुबई में, ईरान, इराक में इनमें पेट्रोलियम उपलब्ध होने के कारण यहाँ, क्योंकि पेट्रोलियम आपको पता ही है काला सोना है, तो यहाँ पर ये देश बहुत विकसित हो गए हैं क्योंकि इनके धन की आवक पेट्रोलियम के कारण काफी ज्यादा है। अब हम आते हैं कि उपयुक्त जलवायु क्या है, सूटेबल क्लाइमेट हम किसको कहते हैं। राज्य की राजनीतिक विकास में अति शीत एवं अति उष्ण जलवायु बाधक होती है। इनके अतिरिक्त शीतोष्ण जलवायु अर्थात पर्याप्त आर्द्रता एवं मध्यम तापमान राजनीतिक विकास या राज्य के सार्वभौमिक विकास के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु के क्षेत्र प्रथम मध्य अक्षांशों में एवं द्वितीय निम्न अक्षांशों के उच्च क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं। प्रथम श्रेणी में शीतोष्ण प्रदेश राजनीतिक शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त रहते हैं। इसी से उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के अधिकतर भाग तथा दूर पूर्व के देश जापान आदि स्थित हैं। दक्षिणी महाद्वीपों में अर्जेंटीना, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देश स्थित हैं। द्वितीय श्रेणी में मध्य अमेरिका के उच्च क्षेत्र तथा पूर्वी अफ्रीका के उच्च क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं कि जलवायु ही राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करती है, अपितु जलवायु अनेक भौगोलिक तत्वों में से एक है। विपरीत जलवायु में भी कुछ देश अच्छा विकास कर पाए हैं। जलवायु की समरूपता एवं जटिलता, क्लाइमेटिक होमोजेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जलवायु का प्रभाव संपूर्ण राज्य के अतिरिक्त प्रशासन पर भी पड़ता है, क्योंकि एक राज्य का विस्तार एक से अधिक जलवायु प्रदेशों में भी हो सकता है या स्थानीय दशाओं के कारण जलवायु में भिन्नता भी आ जाती है। सामान्यतः राज्य की एकता के लिए सम जलवायु आदर्श मानी जाती है। इससे राजनीतिक एकता का विकास होता है। दूसरी ओर जलवायु की भिन्नता अथवा जटिलता कभी कभी राजनीतिक एकता में बाधक होती है। जलवायु की समानता के उदाहरण स्वरूप रोम राज्य को, जिसको कि आज का मॉडर्न डे इटली है, रोम जिसका कैपिटल है, रोम राज्य को लिया जा सकता है, जहां संपूर्ण साम्राज्य अधिकांशतः भूमध्य सागरीय जलवायु वाला था। जलवायु की विविधता के दो स्वरूप देखे जाते हैं। प्रथम क्रमिक विविधता एवं द्वितीय तीव्र विविधता। क्रमिक जलवायु विविधता में परिवर्तनशीलता क्रमशः होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु में, जबकि तीव्र जलवायु परिवर्तनशीलता का उदाहरण स्पेन से स्पष्ट हो जाता है। एक छोटा सा देश होते हुए भी इसकी अटलांटिक तट में अलग प्रकार की जलवायु है, भूमध्य सागरीय तट में अलग प्रकार की जलवायु है एवं मध्यवर्ती भागों की जलवायु में, इन तीनों प्रकार की जलवायु में अत्यधिक असमानता है। इस असमानता का प्रभाव
यहाँ की राजनीतिक एकता पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल, यानी देशों के बीच के संबंध और उनके बीच में वॉर या युद्ध। अब क्या जलवायु भी युद्ध के ऊपर प्रभाव डालता है? हाँ, जब एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से युद्ध करना होता है, दो कारणों से युद्ध होता है, उनके आपसी किसी मतभेद के कारण, या फिर उनको अपनी भूमि को बढ़ाना है या अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना है। तो युद्ध के लिए जो देश आक्रामक है वो देश हरदम एक ठीक समय लेगा जिसमें जलवायु उनके अनुकूल है, या फिर ऐसी विषम जलवायु का ऐसी जलवायु का समय चुनेगा जिसमें कि दूसरा देश उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, जिससे कि वो आक्रामक रहे और बड़ी आसानी से उनके ऊपर, उनकी भूमि के ऊपर या टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर सके। तो राज्य के लिए युद्ध महत्वपूर्ण तो होता ही है, सभी राज्यों में आपस में युद्ध होता है। इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना में लगातार आपको पता है टसल होती रहती है, जिसके लिए कि हमारे देश में बहुत सारे बल हैं, सीमा सुरक्षा बल, आर्मी, ITBP एक्सेट्रा। तो कभी तो युद्ध होता है रक्षा के लिए और कभी होता है विस्तार के लिए। युद्ध के समय एवं स्थान पर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। युद्ध के समय को जलवायु दो प्रकार से प्रभावित करती है, प्रथम आंशिक प्रभाव एवं द्वितीय युद्ध क्षेत्र में प्रभाव। आंतरिक प्रभाव से तात्पर्य राष्ट्र की क्षमता से है, अर्थात उत्पादन क्षमता, विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन पर जलवायु का नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षमता द्वारा अत्यधिक नियंत्रित होती है। यदि राज्य में खाद्यान्न पर्याप्त नहीं है तो युद्ध के समय अकाल की स्थिति आ सकती है। यदि युद्ध लंबा चला और खाद्यान्न नहीं है तो अकाल की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर दुश्मन खड़ा है और वो आपको आपकी आपूर्ति होने नहीं देगा, इसलिए अकाल की स्थिति आ सकती है। क्योंकि सामान्य काल में विदेशों से खाद्यान्न तो आयात किया जा सकता है, किंतु युद्ध के समय विदेशी आयात में कमी हो जाती है तथा कभी कभी शत्रु देश व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्यान्न उत्पादन पर प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहां जलवायु की विविधता के कारण लगभग सभी खाद्यान्नों का उत्पादन हो जाता था। दूसरी ओर ब्रिटेन के महायुद्ध के समय खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ गया था। जिस क्षेत्र में युद्ध होता है उसकी जलवायु और भी अधिक प्रभावित करती है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सैनिकों की क्षमता पर पड़ता है। जिस क्षेत्र में युद्ध होना है उसी के अनुरूप सैनिकों की पोशाक, भोजन एवं प्रशिक्षण होना आवश्यक है। अनेक युद्धों में केवल जलवायु के कारण ही पराजय का मुंह देखना पड़ा। जैसे जर्मनी की सेनाओं ने जून 1941 में रूस पर आक्रमण किया। उनका अनुमान था कि शीतकाल प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, किंतु यह नहीं हुआ। फलस्वरूप रूस में भयंकर शीत के कारण जर्मन सेना की पराजय हुई। इसी प्रकार युद्ध प्रारंभ करने के समय भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। आक्रामक देश जिस पर आक्रमण करता है उसकी जलवायु को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि कौन सा समय उपयुक्त होगा। जैसा कि 1935 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण वर्षा काल समाप्त होने पर किया, क्योंकि इथोपिया में वर्षा अधिक होती है तथा पुनः वर्षा काल आने से पूर्व ही उन्होंने अधिकार कर लिया। 1965 में चाइना ने भारत पर आक्रमण शीतकाल में करने का किया। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारतीय सेनाएं कठिन शीत को सहन नहीं कर सकेंगी, और वास्तव में उनका यह अनुमान सही था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जलवायु एक ओर राज्य की क्षमता एवं प्रगति में सहायक होती है एवं दूसरी ओर युद्ध के समय निर्धारण एवं विजय को भी प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था राजनीतिक भूगोल पर जलवायु का प्रभाव। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने आज देखे। आपको यदि आप इसको पढ़ लें और आपको यदि कोई समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और हम उसको जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।